हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका पेपर रिटन होने वाला है, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 समाजशास्त्र के अग्रतर विचारक यानी पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो इस बार ऑल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आने वाला है। अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो आपके सेक्शन A, B या C में पूछे जाते हैं। तो आपकी कोई भी तैयारी नहीं है तो आप इस वीडियो से अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, यानी कि सेक्शन A में भी पूछ सकता है, B में भी पूछ सकता है। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो सभी की क्लासेस हमने करा दी है। चलिए देखते हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 2026-27 के एग्ज़ाम में हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण से आशय समाज के लोगों का विभिन्न स्तरों या वर्गों में विभाजन होता है, यानी समाज में एक स्तर बनता है उच्च और निम्न जाति के बीच। देखो क्या होता है, समाज में आप देखते ही हैं कि उच्च भी जाति होती है, नीच भी जाति होती है। तो उच्च जाति निम्न जाति के बीच में एक स्तर बना होता है या वर्गों में विभाजित होता है, कि ये मतलब वर्ग में विभाजित होता है। जाति का भी स्तर होता है, जैसे वर्ग में हम बात करें तो धन के हिसाब से अमीर गरीब होते हैं, पद के हिसाब से होते हैं, और स्तर में भी देखो जैसे जातियां उच्च भी होती हैं, निम्न भी होती हैं। तो ये सब एक स्तर बनता है समाज में। सामाजिक स्तरीकरण भी होता है समाज में। हर कोई समाज में बराबर नहीं है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी पद पे अच्छे पद पे कार्य कर रहा है और किसी के पास कोई पद नहीं है, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है। तो समाज में क्या बन रहा है, एक स्तर बन रहा है, उसी के बारे में आपको लिखना है सामाजिक स्तरीकरण में। ये विभाजन जो होता है धन के अकॉर्डिंग, शिक्षा के हिसाब से, पद या शक्ति, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। कुछ लोग बहुत बड़ा व्यवसाय करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। कुछ लोगों का व्यवसाय बस इतना छोटा होता है, बस इतना होता है कि वो अच्छे से बस अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, उनके पास जैसे ज़्यादा संपत्ति नहीं होती। समाज के कुछ लोगों को अधिक सम्मान, अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जबकि कुछ लोगों को कम अवसर ही मिलते हैं। तो ये सब उनकी शक्ति, उनके व्यवसाय, उनके पद के हिसाब से, उनके धन के हिसाब से होता है। सामाजिक स्तरीकरण हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। इसके कारण समाज में ऊंच नीच, असमानता तथा अलग अलग सामाजिक वर्ग बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और आधुनिक समाज में आर्थिक वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप हैं। तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। आपका दूसरा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये 100% पूरी गारंटी है कि एग्जाम में आएगा और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। तो संस्कृतिकरण के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था जब मैं आपकी यूनिट्स को पढ़ा रही थी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। वैसे तो मैं इसको जब क्लासेस करा रही थी तो पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई निम्न जाति या सामाजिक समूह उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों की रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान, पूजा पद्धति और जीवन शैली को अपनाकर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। देखिए, जब MN श्रीनिवास अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो निम्न जातियां होती हैं वो अक्सर अपने से उच्च जाति के रहन सहन को फॉलो करती हैं, कि वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरीके से उनकी पूजा पद्धति है, उनका खान पान कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनकी परंपराएं कैसी हैं। तो जब भी कोई निम्न जाति अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज को फॉलो करती है और खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करती है, अपने सामाजिक स्तर में सुधार लाना चाहती है, तो उसी को MN श्रीनिवास ने नाम दे दिया संस्कृतिकरण। यानी कि कोई भी निम्न जाति या निम्न जो सामाजिक समूह होता है वो अपने से उच्च जाति, विशेषकर ब्राह्मण की
ब्राह्मण को अपना आदर्श मान लेते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि ब्राह्मण का रहन सहन कैसा है, ब्राह्मण का रीति रिवाज कैसा है, ब्राह्मण की जीवन पद्धति कैसी है, फिर उसको वो अपने जीवन में अपनाते हैं और खुद को अपने लाइफ में ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को नाम दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता दिखाई देती है। क्यों दिखाई देता है परिवर्तन? क्योंकि निम्न जातियां खुद को और भी ऊंचे स्तर पर उठाने का प्रयास करती हैं, जिससे परिवर्तन और गतिशीलता दिखाई देती है। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का प्रभाव विशेष रूप से जाति व्यवस्था में देखा गया है और ये जो अवधारणा है भारतीय ग्रामीण समाज और सामाजिक परिवर्तन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपसे पूछेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समाजशास्त्र में पश्चिमीकरण की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही दी थी। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की भी अवधारणा दी और पश्चिमीकरण की भी अवधारणा दी। पश्चिमीकरण से आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसमें भारतीय समाज पर पाश्चात्य देशों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, विशेषकर इंग्लैंड की संस्कृति, शिक्षा, भाषा, जीवन शैली, विज्ञान, तकनीक और विचारों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास ने देखा कि जब हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम अंग्रेज़ जब भारत आए तो वो अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली, अपनी भाषा, अपना सब कुछ अपने साथ लेकर आए थे। और जब वो भारत आते हैं तो भारत के लोग क्या करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। कुछ लोग उनसे प्रभावित होते हैं और वो खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे कपड़े पहनते हैं हम वैसा कपड़ा पहनेंगे, उनकी जो शिक्षा है अंग्रेज़ी वो हम पढ़ेंगे, उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करके अपनी संस्कृति में मिला लेंगे। तो जब भी इंडियन लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको नाम दिया एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण। और ये पश्चिमीकरण की संज्ञा उन्होंने कब दी थी, पश्चिमीकरण की अवधारणा उन्होंने कब दी, जब उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल को इंडिया में देखा, भारत में देखा, और जब भारत के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर से मतलब अडॉप्ट किया, अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया। जिस तरीके से एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति को फॉलो करते हैं, उनके जैसा खुद को बनाते हैं, तो ये संस्कृतिकरण है। और जब भारत के लोग खुद को पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, उनके जैसा बनाते हैं, तो ये पश्चिमीकरण है। देखो, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र, मानवाधिकार, पहनावा और नई जीवन शैली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पश्चिमीकरण के कारण भारतीय समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए तथा आधुनिकता को बढ़ावा मिला। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे लॉन्ग में पूछेगा। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। देखिए, राधा कमल मुखर्जी के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया गया है और इनके जितने भी सिद्धांत आपके सिलेबस में दिए गए हैं सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सामाजिक मूल्य का सिद्धांत भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने क्लासेस हमारे साथ की होंगी उनको अच्छे से पता होगा कि राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम में कैसे आप अपना उत्तर लिखेंगे। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य वे आदर्श या वे मान्यताएं या वे नियम हैं और लक्ष्य हैं जिन्हें समाज अच्छा, उचित और वांछनीय मानता है। ये मूल्य जो है समाज के सांस्कृतिक जीवन का क्या होते हैं, आधार होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को, विचार को और आचरण को दिशा प्रदान करते हैं। जो ये मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, ये व्यक्ति के व्यवहार को, विचार को और आचरण को एक डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड करते हैं। राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि सामाजिक मूल्य समाज में व्यवस्था, अनुशासन और एकता बनाए रखने का कार्य करता है। वहीं व्यक्ति इन्हीं मूल्यों के आधार पर सही और गलत, उचित और अनुचित का निर्णय करता है कि उसके लिए क्या चीज़ें सही हैं, समाज में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या उचित हैं, क्या अनुचित हैं। कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों का निर्णय कब पर कर पाता है, सामाजिक मूल्यों के वजह से ही कर पाता है। अगर सामाजिक मूल्य ना हो तो कोई भी व्यक्ति सही, गलत, उचित, अनुचित का निर्णय नहीं कर पाएगा। समाज
में सम्मान, सत्य, सहयोग, समानता, न्याय, प्रेम और ईमानदारी जैसे गुण सामाजिक मूल्यों के ही उदाहरण होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक मूल्य जो है केवल व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे समाज की संस्कृति और सामाजिक संबंधों को भी ये क्या है, मजबूत बनाता है। सामाजिक मूल्यों के कारण समाज में नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। यदि समाज में सामाजिक मूल्यों का अभाव हो जाए तो अव्यवस्था और संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए समाज में सामाजिक मूल्यों का होना ज़रूरी है, जिससे कि समानता, न्याय, प्रेम, ईमानदारी, सत्य और सहयोग ये सारी चीज़ें समाज में बनी रहें। इसीलिए सामाजिक मूल्य के विकास और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक। इसीलिए देखिए, सामाजिक मूल्य जो है समाज के विकास और समाज की स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति से क्या आशय है। तो जाति से क्या आशय है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे पूछेगा सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, सेक्शन सी में भी पूछ सकता है। सेक्शन बी या सी में जब पूछेगा तो जाति की विशेषताएं भी पूछेगा, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जीएस घुरिये का जो जाति व्यवस्था की विशेषता है वो मैंने आपको पढ़ाया। जब भी विशेषता पूछे आप उसको लिख सकते हैं। अब देखिए, जाति से आशय ऐसे सामाजिक समूह से है जिसमें सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। व्यक्ति का जिसमें जन्म हो गया वो उस जाति का हो गया। मतलब कि अगर वो उच्च जाति में पैदा हुआ तो उसकी मतलब जाति धर्म जन्म से ही डिसाइड हो जाती है कि वो उच्च जाति का है। निम्न जाति में पैदा हो गया तो बचपन से ही वो निम्न जाति का हो जाता है। मतलब कि जिस जाति में पैदा हुआ, जाति जो है जन्म के आधार पर होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है सामान्यतः उसी जाति का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक जाति के अपने नियम, अपनी परंपराएं, अपना खान पान, विवाह और व्यवसाय के संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, भारत के समाज में जाति व्यवस्था जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है। इसमें समाज को विभिन्न जातियों और उपजातियों में बांटा गया है, जिनके बीच ऊंच नीच तथा सामाजिक भेदभाव पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था में अंतर विवाह यानी अपनी जाति में विवाह को विशेष महत्व दिया जाता है कि जो शादी हो वो अपनी ही जाति के अंदर हो, अपनी जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। जीएस घुरिये ने जाति की प्रमुख विशेषताओं में सामाजिक विभाजन, ऊंच नीच की भावना, भोजन और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध और वंशानुगत व्यवसाय को शामिल किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल में वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में ये लॉन्ग में पूछता है। तो जीएस घुरिये के जाति व्यवस्था की विशेषता आपको पूरा लॉन्ग में अभी इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आज के समय में शिक्षा, लोकतंत्र और आधुनिकीकरण के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक नातेदारी किसे कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्राथमिक नातेदारी से आशय उन निकट संबंधों से होता है जो व्यक्ति सीधे और घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों पर आधारित होते हैं। जैसे कि जो जन्म से आपका रिश्ता बनता है आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन के साथ, जो कि खून संबंधी नातेदारी होती है, ये रक्त संबंधी नातेदारी। और एक होती है विवाह संबंधी नातेदारी, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सब क्या है, प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें प्रेम, स्नेह, सहयोग और आत्मीयता अधिक पाई जाती है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और संतान के संबंध प्राथमिक नातेदारी के उदाहरण हैं। जैसे कि आपका जन्म हुआ तो आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके जो भाई बहन होंगे, उनसे आपका खून का रिश्ता है, तो ये प्राथमिक नातेदारी का एग्जाम्पल है। और फिर जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी होगी, तो आपकी पत्नी होगी, आपके पति होंगे, आपके ससुराल वाले होंगे, इनसे क्या आपकी शादी के बाद आपका रिश्ता जुड़ेगा, तो ये भी प्राथमिक नातेदारी का ही एग्जाम्पल है। ये जो संबंध हैं जन्म, विवाह या रक्त के आधार पर बनते हैं। प्राथमिक नातेदारी व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभु जाति से क्या आशय है। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रभु जाति आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखिए, प्रभु जाति से आशय उस जाति से होता है जो किसी क्षेत्र या गांव में संख्या, भूमि, आर्थिक शक्ति,
शिक्षा और राजनीति प्रभाव के कारण अन्य जातियों पर अधिक प्रभाव रखती हैं। जो जातियां थोड़ा उच्च जाति होती हैं, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक शक्ति उनकी मजबूत है, भूमि या संख्या, गांव में संख्या इन या राजनीतिक प्रभाव के कारण अन्य जातियों पर अपना प्रभाव रखती हैं, तो वो प्रभु जाति है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार जिस जाति के पास अधिक भूमि होती है, अधिक जनसंख्या होती है, शिक्षा होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वही जाति प्रभु जाति कहलाती है। प्रभु जाति गांव की राजनीति, सामाजिक निर्णयों और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रखती है। भारतीय ग्रामीण समाज में इस अवधारणा का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस घुरिये। तो एग्जाम में जीएस घुरिये के जीवन के बारे में भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए, जीएस घुरिये का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये था। उनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और इनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है और उन्हें भारतीय समाजशास्त्र का प्रमुख विद्वान माना जाता है और इनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने समाजशास्त्र की शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय तथा इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। जीएस घुरिये ने भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, जनजाति, संस्कृति और परंपराओं पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया भारतीय जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बुक का नाम आप नोट ज़रूर कीजिएगा, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। क्वेश्चन की आपका एग्जाम में कभी कभी बन जाता है कि कास्ट एंड रेस इंडिया के लेखक कौन है, अति लघु में पूछ सकता है। देखिए, उन्होंने लंबे समय तक मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया और अनेक विद्यालयों का मार्गदर्शन किया। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अलग विभाग बनता है और उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में ये काम करते हैं। अनेक विद्यार्थियों को इन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनका निधन वर्ष 1983 ईस्वी में हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए जीएस घुरिये के बारे में एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि इनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जीएस घुरिये की जाति व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएस घुरिये ने भारतीय जाति व्यवस्था की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली विशेषता होगी समाज का खंडात्मक विभाजन। ये आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी। समाज जो है विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित होता है। प्रत्येक जाति का अपना अलग अलग स्थान और कार्य होता है। ये पहली विशेषता जीएस घुरिये ने बताई है जाति व्यवस्था की। दूसरी विशेषता है उच्च नीच की भावना। जातियों में सामाजिक श्रेष्ठता और हीनता का क्रम पाया जाता है। कुछ जातियों को उच्च तथा कुछ को निम्न माना जाता है। तीसरी विशेषता है भोजन और सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध। विभिन्न जातियों के बीच खान पान और सामाजिक मेलजोल पर कई प्रकार के नियम और प्रतिबंध होते हैं कि जैसे हम अपने से निम्न जातियों के घर का खाना नहीं खाएंगे, कुछ ये प्रतिबंध होता है। अपने से बाहर की जाति में शादी नहीं करेंगे, ये प्रतिबंध होता है। अंतर विवाह, यानी कि प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करना उचित मानते हैं, अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करेंगे। ये एक विशेषता जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की बताई है। पांचवी विशेषता है वंशानुगत व्यवसाय, यानी कि प्रत्येक जाति का एक पारंपरिक व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यानी कि जो जिस जाति में पैदा हो गए तो कुछ जातियों के एक निश्चित व्यवसाय होते हैं और वो वही काम करते हैं। छठी विशेषता है सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध। जातियों के अनुसार धार्मिक अधिकार, सामाजिक सुविधाएं और कर्तव्य अलग अलग निर्धारित होते हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग में पूछेगा। आईपी देसाई के भारतीय परिवार के अध्ययन का वर्णन कीजिए। तो आईपी देसाई के भारतीय परिवार का अध्ययन, तो इन्होंने भारतीय परिवार का अध्ययन किया, जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा। तो देखिए, आईपी देसाई ने भारतीय परिवार का अध्ययन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से किया।
उनके अनुसार भारतीय परिवार केवल पति पत्नी और बच्चों का समूह नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी आधारित एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये किसका कहना है? आईपी देसाई। देखिए, जब आप परिवार का अर्थ या परिवार की परिभाषा पढ़ते हैं तो आप यही देखते हैं, जहाँ पति पत्नी मतलब विवाह के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो परिवार कहलाता है। लेकिन आईपी देसाई ने जब भारतीय परिवार का अध्ययन किया तो उनका कहना है कि भारतीय परिवार जो है केवल पति पत्नी या बच्चों का समूह नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी एक आधारित महत्वपूर्ण संस्था होती है। आईपी देसाई ने विशेष रूप से संयुक्त परिवार की अवधारणा पर बल दिया, यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जिसमें केवल मम्मी पापा और उनकी औलाद यानी उनकी संतान न रहे, बल्कि 3 पीढ़ियां जरूर होनी चाहिए, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सारे लोग। अब जैसे कि मान ले कि आपकी फैमिली है, जिनकी जॉइंट फैमिली होगी वो अच्छे से समझते होंगे कि आपकी फैमिली रहती है, आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, फिर आपके दादी दादा भी हैं, फिर आपकी चाची चाचा हैं। तो इस तरीके से आपके घर वाले मतलब पूरी जॉइंट फैमिली बनाकर रहते हैं। तो आईपी देसाई ने जॉइंट फैमिली को क्या माना कि यही विशेष रूप से उन्होंने जॉइंट फैमिली की अवधारणा पर बल दिया है। इनका मानना है कि जॉइंट फैमिली बेस्ट है। उनके अनुसार संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें एक से अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं तथा सदस्य जो होते हैं आपस में संपत्ति, आय, भोजन और पारिवारिक उत्तरदायित्व साझा करते हैं। अब जैसे 3 भाई की पूरी फैमिली रहती है, मान लीजिए 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो गई, तीनों के बच्चे हैं, उनके माता पिता भी अभी जिंदा हैं, यानी बच्चों के दादी दादा सब मिलकर एक घर में रहते हैं, एक ही किचन है। अब 3 भाई में कोई महीने में 50,000 रुपये कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 20,000 ही कमा रहा है, लेकिन सभी को बराबर सुविधा मिलेगी, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की बराबर सुविधा मिलेगी, भले वो कम कमाता है। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली और सभी यहाँ पर अपनी आय, संपत्ति और हर एक चीज़ को साझा करते हैं। कम कमाने वाले को भी वही खाना मिलेगा जो अधिक कमाने वाले को मिलता है, यानी एक ही किचन में क्या बनेगा? खाना बनेगा और सभी के लिए बराबर व्यवस्था की जाती है। कपड़ा भी सबको एक जैसा आएगा, सबको एक जैसा खाना मिलेगा, सबके बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, तो हर एक चीज़ की सुविधा बराबर होती है जॉइंट फैमिली में। आईपी देसाई यानी उन्होंने बताया कि भारतीय परिवार में सहयोग, परस्पर निर्भरता, अनुशासन और पारिवारिक एकता को विशेष महत्व दिया जाता है। परिवार समाजीकरण का एक प्रमुख माध्यम होता है जहां व्यक्ति सामाजिक मूल्य, परंपराएं और संस्कार सीखता है। मनुष्य अपने परिवार में ही तो सामाजिक मूल्य या परंपराएं या संस्कार हर एक चीज़ को सीखता है। आधुनिकता और नगरीकरण के प्रभाव से भारतीय परिवार में परिवर्तन अवश्य आए हैं, फिर भी परिवार भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था बना हुआ है। अगला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AR देसाई की राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो देखिए, AR देसाई ने अपनी बहुत ही फेमस बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। AR देसाई के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा, रेल, डाकतार, प्रेस और उद्योगों का विकास किया, जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों के कारण किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी असंतोष ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी परिणाम था। विभिन्न वर्गों और समूहों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद आधुनिक भारतीय समाज की ऐतिहासिक परिस्थितियों से विकसित हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपके पेपर नंबर 2 पर भी पूरी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो आप उसके लिए भी चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। को करिकुलर की भी पूरी क्लासेस चल रही हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।